हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम बाकी का चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसके अंदर एक डायपोल को प्लेस करता हूं, डायपोल को ऐसे प्लेस करता हूं, तो ड्यू टू द फोर्स ये क्या करेगा, ये टिल्ट कर जाएगा विद एन एंगल थीटा। तो मान लेते हैं इस पर जो फोर्स है उसकी वजह से टिल्ट कर गया, और इसकी जो ये लेंथ होती है, दिस लेंथ इज 2a। अगर यहाँ पर हम चार्ज प्लस q लेट करते हैं और यहाँ पर हम चार्ज माइनस q मान लेते हैं, ठीक है, तो फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन यानी कोर्स करेगा, और जो फोर्स होगा वो QE होगा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा माइनस QE होगा। कितने एंगल से रोटेट किया, ये हमने कंसीडर किया, लेट द एंगल बी थीटा, कि एंगल कितना हमारा थीटा है, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं, अगर ये टॉर्क रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, मतलब कि डायपोल हमारा रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, तो व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मेरे पास फोर्स तो है, फोर्स है मेरे पास QE, दूसरा फोर्स भी QE। अच्छा, टॉर्क में फोर्स लेते हैं हम, वो हमेशा क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, आप कोई सा भी फोर्स लेते हैं, दोनों ही फोर्स क्या हमारे QE और QE है, ठीक है। तो चलिए, तो फोर्स तो हो गया QE, और रह गई दिक्कत परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर ये लेंथ है 2a, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस मस्ट बी 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया बेटा वो आया 2a sin थीटा। तो अगर बात की जाए टॉर्क की, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स आप ले लीजिए QE, जो सा आपको लेना है, ठीक है, इनटू में 2a sin थीटा, ये एंगल क्या बनते हैं। तो टॉर्क इक्वल हो गया हमारा Q इनटू 2a इनटू E sin थीटा। नाउ व्हाट इज टॉर्क? Q इनटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट PE sin थीटा, यानी इसको बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल हो गया P क्रॉस E। एक तरह से इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगर बात की जाए, अगर हमारा डायपोल स्मॉल रोटेट करता है बेटा, इफ डायपोल इज रोटेटेड, इफ डायपोल इज रोटेटेड स्मॉल एंगल d theta, then small work has to be done, has to be done। यानी क्या होगा, एक स्मॉल एंगल से डायपोल रोटेट कर गया, थीटा एंगल से क्या गया, रोटेट कर गया। अगर हम स्मॉल एंगल की बात करेंगे d थीटा लेंगे, और अगर स्मॉल एंगल से रोटेट करता है तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल वर्क डन हो रहा है ना। वर्क डन आपको पता है dw स्मॉल वर्क डन इक्वल टू टाउ d थीटा, ठीक है। टाउ की वैल्यू निकाल चुके हैं P sin थीटा। अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, इट बिकम PE sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। नाउ अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा d थीटा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ से हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क डन आएगा। इफ थीटा 1 से कहां जा रहा है, थीटा 2, देन dw का इंटीग्रेशन मतलब वर्क डन होता है, ठीक है। PE sin, PE एज इट इज कांस्टेंट, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा d थीटा। नाउ इसका माइनस ऑफ cos थीटा और थीटा थीटा। चलिए, अगर माइनस साइन को बाहर लाते हैं तो वर्क डन इक्वल टू माइनस PE, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो दिस इज द वर्क डन, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क डन आया। अब यहाँ पर हम स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूँ तो वर्क डन क्या बनेगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही बन के आएगा बेटा। अगर यहाँ पर हम स्पेशल केसेस की बात करें, अगर स्पेशल केस की बात करें, तो स्पेशल केस जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा, इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा, इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क इक्वल टू PE cos थीटा माइनस cos 90
एंड cos 90 जो आपको पता है कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क डन सिंपली आ जाएगा PE cos थीटा, यानी ये आ गया हमारा वर्क डन। और वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल टू क्या आ गया, PE cos थीटा, यानी सिंपली U इक्वल टू कितना हो गया, P डॉट E। ठीक है, दिस आर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें एक और स्पेशल केस बन सकता है हमारा, अगर देखा जाए तो अगर हम सेकंड स्पेशल केस देखते हैं तो हमारा क्या बनेगा, वैल्यूज को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल स्पेशल केस सेकंड, स्पेशल केस सेकंड हमने क्या माना था, थीटा 1 इक्वल टू थीटा के माना था, थीटा 1 इक्वल टू थीटा के माना था, तो यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू 90 कर देते हैं और थीटा 2 इक्वल टू कितना कर देते हैं, थीटा। कि मान लेते हैं शुरू में जो हमारा डाइपोल था वो परपेंडिकुलर प्लेस था किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जैसे ही मैंने प्लेस किया स्मॉल एंगल से क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया, तो फाइनल एंगल जो हुआ मेरे को थीटा हुआ और इनिशियल एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो u इक्वल टू क्या बनेगा हमारा यहाँ से, PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। चलिए cos 90 0 होता है तो u कितना आ गया हमारा, माइनस PE cos थीटा आ गया, और u कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ P डॉट E। दिस इज द एनर्जी। तो यहाँ पर दो केस हुआ हमारे पोटेंशियल एनर्जी के। फर्स्ट हुआ हमारा, अगर हम मानते हैं कि थीटा 1 थीटा था और थीटा 2 कितना हो गया, 90 हो गया, कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे प्लेस किया और फोर्स कैसे परपेंडिकुलर आ गया, तब क्या होगा। और दूसरा, अगर परपेंडिकुलर प्लेस किया और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, तब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी डेरिवेशन थी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या क्या हमारे पास, चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं बेटा, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी और अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज always normal to the surface of conductor, surface of conductor। फर्स्ट में पढ़ा था हमने, सेकंड में हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारा मान लेते हैं कि कंडक्टर है, इस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर, मतलब हर पॉइंट पे कितनी होगी, 90 डिग्री पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है नेट चार्ज, नेट चार्ज इंटीरियर टू द कंडक्टर इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी है नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, यानी Q कितना होगा हमारा, 0। यानी अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर किसी कंडक्टर में नेट चार्ज 0 है मतलब होता है, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना थर्ड प्रॉपर्टी आती है द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, मान लीजिए कंडक्टर है हमारा, इसके इस पॉइंट पे जितना भी पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, यानी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहने वाला है हमारा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ना लास्ट प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a hollow cavity is 0, यानी एक होलो कैविटी के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। रीजन आता है सर क्यों, क्योंकि बेटा इनसाइड होलो कैविटी देयर इज नो चार्ज, और अगर जहां पर चार्ज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है किस पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे। सेकंड है नेट चार्ज जो भी होगा इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो। फिर E क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अगर Q ही जीरो हो गया हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो भी पोटेंशियल होगा सरफेस पर कंडक्टर पे हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब एक जैसा रहने वाला है हर एक पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कैविटी, मतलब खाली है अंदर से, अगर खाली है तो वहां पर चार्ज नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर चार प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब इसी के बेस पर एक चीज आती है छोटी सी, वो आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, ठीक है, तो अगर बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तो इसका एक बेसिक एग्जांपल आता है कार। जब आप कार के अंदर बैठे हो तो वो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। मतलब क्या है उसका, वो मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। मतलब एक ऐसा स्पेस बनाना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, यानी ऐसा स्पेस बनाना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, फ्री स्पेस हो, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट इज अ फिनोमिनन of making a region free from any electric field, free from any electric field is called electrostatic shielding, electrostatic shielding। और ऐसे स्पेस को बोलते हैं and the space is known as Faraday cage। केज मतलब पिंजरा, ठीक है। एक ऐसा स्पेस बनाना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, आपकी जीरो हो जाए, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, ठीक है, या एक ऐसा स्पेस बनाना जो फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे केज। अब इसका एग्जांपल आता है कार, कि मान लीजिए आप एक कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और गलती से क्या मतलब हो गया, ऊपर से हो जाती है, बिजली गिर जाती है, तो जब तक आप कार के अंदर हैं तब तक आप सेफ हैं, क्योंकि ये जो स्पेस है कैसा, होलो स्पेस है, ये होलो स्पेस है, और होलो स्पेस में मुझे चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। यानी इस बॉडी पे तो चार्ज होगा, इस बॉडी के सरफेस पे चार्ज होगा, बट कभी भी इनसाइड क्या होगा, चार्ज हमेशा जीरो होगा। तो ऐसे स्पेस बना देना जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसे स्पेस को बोलते हैं फैराडे केज बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटर। Now this is the most important topic of this chapter, ठीक है। एंट्रेंस में कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर। तो बात करते हैं कैपेसिटर है क्या हमारा बेसिक। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ये क्या हमारी एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। तो मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। क्या चीज हमारी, इट इज चार्ज स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, इन विच Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतने ज्यादा हमारा क्या होगा, इसके अंदर चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। ध्यान देखिए एक बार कि हम सिंबल के यूज करते हैं इसके लिए, ये हम सिंबल यूज करते हैं। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती इसको बैटरी का सिंबल समझते हैं। बेटा बैटरी का सिंबल ये नहीं होता, बैटरी में जो हमारा टर्मिनल्स होते हैं वो एक छोटा और एक बड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स हमेशा एक छोटा और एक बड़ा होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। क्या होंगे, हमेशा सेम साइज के, होंगे, ठीक है। तो याद रखना कि ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ना कि बैटरी है, ठीक है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आता है। चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV, where C is a capacitance,
C इज अ कैपेसिटेंस। नाउ यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना कि Q इक्वल टू क्या होता है CV। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। अगर बात की जाए C की तो C इक्वल टू कितना है Q बाय V। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फैराडे डिनोटेड बाय F। Now 1 माइक्रोफैराडे इक्वल टू 10 टू पावर -6 फैराडे होता है, जबकि 1 मिलीफैराडे इक्वल टू 10 टू पावर -3 फैराडे होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो हमारा कैपेसिटर है क्या? इट इज चार्ज स्टोरेज डिवाइस। इट इज चार्ज स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? Q इज डायरेक्ट टू V। जितना ज्यादा हम पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा किसी भी डिवाइस के अंदर। Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाय V। अच्छा, अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल बहुत आसान है इसका। आपके फोन की बैटरी, आप एक बार उसको चार्ज करते हो फिर उसको आप यूज करते रहते हो, ठीक है ना। यानी आपने क्या कर दिया? उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? उसको स्टोर कर दिया। सेल हो गया आपका, सेल, ठीक है। नहीं, सेल तो नहीं, ठीक है। फोन की बैटरी आपका एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी कैपेसिटेंस की फैराडे। तो 1 माइक्रोफैराडे को 10 टू पावर -6 फैराडे, 1 मिलीफैराडे को 10 टू पावर -3 फैराडे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है वो किस किस चीजों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा? तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, इट इज चार्ज स्टोरेज डिवाइस। यानी कि चार्ज स्टोर अगर हमें करना है तो उसके लिए एक डिवाइस चाहिए, ठीक है। इसको हमने कैपेसिटेंस बोला। अब अगर चार्ज स्टोर करना है तो उसका साइज अगर हम बड़ा या छोटा करते हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। कैसे? अगर मान लो मैं स्मॉल साइज का लेता हूं एक डिवाइस तो उसके अंदर चार्ज कम स्टोर होगा, बड़े साइज का लूंगा तो उसके अंदर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो सबसे पहले बात ये डिपेंड करता है किस पे? साइज ऑफ द कंडक्टर। साइज ऑफ द कंडक्टर कि भाई जो कंडक्टर हम ले रहे हैं इसके अंदर चार्ज को स्टोर करवा रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। सेकंड आता है द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, जहां पर भी हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, कैपेसिटेंस लगा रहे हैं, ठीक है, उसके आसपास कोई और कंडक्टर है या नहीं है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ये सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम, क्या पता है इसके आसपास एक ऐसा मीडियम हो तो चार्ज स्टोरेज को क्या करता हो? कम करता हो, ठीक है। क्या पता है इसके आसपास एक ऐसा मटेरियल हो जो चार्ज स्टोरेज को बढ़ाता हो, ठीक है ना। तो एक जो चार्ज स्टोरेज को बढ़ा सकता है, एक जो चार्ज स्टोरेज को कम कर सकता है। तो हमारे तीन फैक्टर है जिन पर हमारा कैपेसिटर डिपेंड करता है। पहला साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। सेकंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, उसके आसपास और कौन से कंडक्टर है। एंड थर्ड सराउंडिंग मीडियम, की मीडियम कैसा है भाई, वैक्यूम है, एयर है, लिक्विड है, क्या चीज है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical conductor। अब पूरे चैप्टर में सिर्फ कैपेसिटेंस बचता है और कुछ नहीं बचा बेटा हमारे पास। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लेते हैं आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट है? प्लस Q चार्ज है। इसकी यहां से यहां तक रेडियस जो है वो r है, ठीक है। अब नॉर्मल जाता है, अगर r रेडियस है, ठीक है, तो हमारे पास हम पढ़ चुके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर पर, वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया r है, क्या है? r है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक बार कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और कैपेसिटर हमने अभी पढ़ा, कैपेसिटेंस क्या होता है? व्हाट इज कैपेसिटेंस? दैट इज चार्ज बाय पोटेंशियल, ये हम पढ़ चुके हैं। इज अ चार्ज बाय पोटेंशियल इज अ कैपेसिटेंस, C इक्वल टू Q बाय V।
अगर मैं v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो c इक्वल टू q डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, q से q कैंसिल हो जाएगा, देन c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टर्म ऊपर आके मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से देखिए दो चीजें कंफर्म होती हैं। पहली दो चीजें कौन कौन सी कंफर्म होती है वो समझते हैं कि भाई c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, c हमारा r पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा c इज डायरेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। और कैसा, डायरेक्टली। अगर परमिटिविटी की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर परमिटिविटी की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होता जाएगा बेटा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो बातें हैं। पहला आया कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे। रेडियस मतलब साइज पे, कि भाई जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। और दूसरा डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पे, कि मीडियम कैसा है उसके आसपास। चलिए आगे तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम सिंपल सा, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो पढ़ चुके C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो देखा जाए तो हमारा कैपेसिटर 1 की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि कैपेसिटर 2 की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस स्टोर होगा, यानी कि हमारा कैपेसिटेंस किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, C2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, C1 से। ठीक है, ऐसा आंसर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत चांसेस कम होते हैं हो जाएगा, बट फिर भी आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बोल रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमने बना दी दो पैरेलल प्लेट। ठीक है, अच्छा दोनों का एरिया सेम है, वो छोटा बड़ा बन जाता है भाई, साइड ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास दो पैरेलल प्लेट है। ठीक है, एक पर चार्ज है पॉजिटिव, एक पर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस से मिलकर हमारा कैपेसिटर बनेगा। चलिए, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट रीजन है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। ठीक है ना, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, d है। चलिए, फर्स्ट की प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्या चीज है, चार्ज डेंसिटी है। A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। D is the distance between two plates, distance between two plates। ठीक है, चलिए, और प्लस माइनस क्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, तो हमने ना सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई अगर फर्स्ट चैप्टर में आता है तो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, वहां हमने पढ़ा था सिंपल एक थिन शीट के लिए। ठीक है ना, थिन शीट। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ फर्स्ट रीजन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, अगर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए बेटा, तो E इक्वल टू कितना होगा हमारा, हम वहां पढ़ चुके थे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। और सेम इसी तरह से अगर हम बात की जाए थर्ड रीजन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, तो वहां पर भी यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। कितना आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे अभी ना। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा बेटा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिंपली आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट। ना अगर बात की टोटल पोटेंशियल की, टोटल पोटेंशियल, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज dv बाय dr इक्वल टू e, तो यानी dv इक्वल टू हो जाएगा e dr। इंटीग्रेट अगर कर देंगे, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू r। नाउ v इक्वल टू e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, और r की जगह डिस्टेंस कितना हो गया d, तो यानी हमारा फॉर्मूला जो आया v इक्वल टू e इंटू d आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास पोटेंशियल ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, v इक्वल टू कितने है पोटेंशियल, सिग्मा एप्सिलॉन बाय d। ठीक, कहाँ से आया, पुट कर दी वैल्यूज। ठीक है, तो जो पोटेंशियल आया वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, ये हमारा आया पोटेंशियल। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें तो निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू c इक्वल टू q बाय v, और v हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई, क्या निकाला है यहाँ पे निकाला है, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, v इक्वल टू कितना आएगा q डिवाइडेड बाय v के लिए बताओ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, यानी v इक्वल टू q एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इनटू d। ये है बेटा। चलिए अब चार्ज की हम बात करें तो चार्ज इस प्लेट पे कितना होगा। ठीक है, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो हमने पढ़ा था कि सरफेस चार्ज सिग्मा इक्वल टू q बाय a, यही होता है बेटा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा फॉर्मूला सिग्मा इनटू a इक्वल टू q, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो पोटेंशियल इक्वल टू सिग्मा इनटू a एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा इनटू d, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, सो पोटेंशियली कैपेसिटेंस c c। तो कैपेसिटेंस कितना है पहले प्लेट के लिए, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, यानी कि हमारा कैपेसिटेंस यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली इक्वल टू एरिया, इनवर्सली इक्वल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली इक्वल टू परमिटिविटी। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, कि हमारा कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिपेंड करता है, और परमिटिविटी मतलब कि दोनों मीडियम के बीच में मटेरियल कौन सा है। ठीक है, चलिए अब इस पर एक छोटे से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान से, तो वो देखते हैं कि एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं और क्या बातें याद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो नोट करके है वो है हमारा कि कैपेसिटेंस तभी बनेगा जब अपोजिट चार्जेस वाली प्लेट होंगी, अपोजिट चार्जेस वाली प्लेट होंगी, इस बात को याद रखना है। तो एंट्रेंस में 3-4 क्वेश्चन आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आ रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये एक हमें अरेंजमेंट दे रखा है और इसके लिए हमसे पूछा गया बताइए अगर इस पर प्लस q चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस q चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, यहाँ भी d है और ये भी d है। ठीक है, तो बताइए नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए एक चीज देखते हैं, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है पूरी प्लेट में चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, अपर पोर्शन पे भी और लोअर पोर्शन पे भी, और यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले अपोजिट चार्जेस वाली प्लेट कहाँ आई वो आपको देखना है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, यानी कैपेसिटेंस नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है, यानी यहाँ कैपेसिटेंस बनेगा, यानी कैपेसिटेंस दो ही जगह बनेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर बात करें C1 की, तो पैरेलल प्लेट के लिए हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस है इस वाली प्लेट के लिए। सेम अगर हम C2 की बात करते हैं इस वाली प्लेट की, तो इसके लिए बनेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया आपका, that is C equal to C1 plus C2, C equal to A एप्सिलॉन नॉट by D
प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी कैपेसिटेंस कितना होगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, जितनी प्लेट्स बनेगी उतना ही आंसर आएगा। अगर 2 प्लेट बनेगी तो 2 आएगा, 3 बनेंगे 3 आएगा, 4 बनेंगे तो 4 प्लेट आएगी, 5 तो 5। ठीक है, बट याद रखना हमेशा अपोजिट चार्जेस वाले क्या बनेंगे, कैपेसिटेंस बनेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एंट्रेंस में आया हमारे, कुछ क्वेश्चन ऐसा था। अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी डी है। ठीक है, तो बताइए नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा। तो नेट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इस पूरी प्लेट पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, ऐसे बनेगा। चलिए कैपेसिटेंस बनेगी, तो यहाँ पर एक ये कैपेसिटेंस बनेगी अपोजिट साइड प्लस माइनस, एक यहाँ बनेगा ये भी क्या प्लस माइनस, एक ये भी क्या प्लस माइनस। तो अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया, अगर यहाँ पर ये C1 है तो C1 हुआ a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ऐसे C2 हुआ a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ऐसे C3 हुआ a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो नेट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 हमारा हो गया a एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस a एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो नेट कैपेसिटेंस हो गया 3a एप्सिलॉन नॉट बाय d। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास देखिए कैपेसिटर के बारे में और ज़्यादा